नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। जल जीवन मिशन को लेकर एक बार फिर उत्तराखंड की योजनाएं संकट में हैं। जल जीवन मिशन को लेकर बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा, मिशन को लेकर वन विभाग की स्वीकृति जरूरी होती है, जिसके लिए विभाग से अनुमति के लिए बात की जा रही है। जल्द ही योजनाओं पर कार्य शुरू हो जाएगा। और साथ ही आपको बताते चलें कि उत्तराखंड राज्य में वन भूमि पर काम करने की मंजूरी नहीं मिलने से जल जीवन मिशन प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में 159 पेयजल योजनाओं के लिए वन भूमि पर काम की मंजूरी जरूरी है। मंजूरी में देरी से योजनाओं का काम मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य मुश्किल में नजर आ रहा है। उत्तराखंड बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने बीते रोज लोकसभा के भीतर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमर्यादित इशारे करने वाली घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह का आचरण स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा भगवान राम और प्रभु हनुमान जी पर भी की गई टिप्पणी की निंदा की और कहा कि जनता ऐसी पार्टी की विचारधारा वाले लोगों को 2024 में सबक भी सिखाएगी। बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सदन में न सिर्फ अभद्रता का परिचय दिया बल्कि अभद्रता से जुड़े लक्षण भी दिखाए। जिस तरह लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जारी चर्चा के बीच राहुल गांधी ने अपना संबोधन पूरा करने के बाद सदन से उठकर चले गए और फ्लाइंग किस का इशारा कर अमर्यादित आचरण किया, वह निंदनीय है। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने ये कहा है, आपको बता दें, राहुल गांधी का इशारा उनको निंदनीय लगा है। साथ ही 2024 में लोग कांग्रेस सबक सिखाएंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने हमला बोला है। तो अविश्वास प्रस्ताव के वक्त राहुल गांधी ने जिस तरीके से इशारे किए उसको लेकर काफी सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। 2024 में लोग कांग्रेस को सबक सिखाएंगे, ये भी कहा गया है। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने हमला बोला है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक अब सितंबर में नरेंद्रनगर में होगी। पहले ये बैठक 15 जुलाई को नरेंद्रनगर में निर्धारित की गई थी। इस विषय में सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम और इन चारों राज्यों के दो मंत्री शिरकत करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के कई अधिकारी भी शामिल होंगे। इस साल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक उत्तराखंड में होने जा रही है। बैठक में तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। और ये सोचा गया कि इसमें बैठक कराने में कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए बैठक टाली गई है। बैठक सितंबर में संभावना है होने की। बैठक 15 जुलाई को होनी थी, लेकिन उसमें बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उच्च स्तर पर विचार किया गया और ये सोचा गया कि इसमें बैठक कराने में कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए बैठक टाली गई है। बैठक सितंबर में संभावना है होने की। नगर निगम के 51 वार्डों में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग का काम पूरा हो गया है। अनुबंध कंपनी ने इन वार्डों में करीब 2.5 लाख संपत्तियों का रिकॉर्ड निगम को सौंपा और अब निगम इसका सत्यापन करेगी। इसके बाद आवासीय और कमर्शियल भवन मालिकों को नोटिस भेजे जाएंगे जिन्होंने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में ऐसे भवनों की संख्या हजारों में है जिनकी टैक्स चोरी की गई। ऐसे में कहीं न कहीं जीआईएस मैपिंग के तहत हाउस टैक्स और कमर्शियल भवन का टैक्स न जमा कराने वालों पर कार्रवाई हो सकेगी। जीआईएस मैपिंग का काम निदेशालय स्तर से चालू किया गया है, जिसमें 4 शहर उत्तराखंड के चयनित हैं, जिसके अंदर जीआईएस मैपिंग सभी संपत्तियों की जा रही है और उसकी जो है सिंक उसको किया जाएगा जो हमारे यहाँ पे हाउस टैक्स की में संपत्तियाँ दर्ज हैं
जो संपत्ति शेष रह जाएंगी उनको अवगत कराया जाएगा नोटिस के माध्यम से। उत्तराखंड सचिवालय में मूलभूत समस्याओं को लेकर सचिवालय संघ ने मुख्य सचिव एसएस संधू और सचिव सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन से मुलाकात की। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद सचिवालय प्रशासन ने इस दिशा में जल्द ठोस पहल करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि सचिवालय संघ ने सचिवालय में पार्किंग और विभिन्न कार्यालयों में जीर्ण शीर्ण पड़े शौचालयों को दुरुस्त करने की मांग की है। सचिवालय संघ ने सुझाव दिया कि गेट नंबर 3 के पास और विश्वकर्मा भवन के पीछे पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। सचिव सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने कहा कि जल्द ही इस पर ठोस पहल की जाएगी। हम कल मुख्य सचिव साहब से मिले थे ना। हमारे जो 2 एजेंडे चल रहे सचिवालय संघ के, एक तो हमारी जो कार्मिक की समस्या है, एक हमारी व्यवस्था वाला मूलभूत सुविधाएं। तो यहाँ मूलभूत सुविधाएं व्यवस्थाओं में काफ़ी कमी है। हमने कम से कम हमारे 81 शौचालय जो है वो जीर्ण अवस्था में है, उनके पुनर्निर्माण की बात हमने चीफ साहब के सामने रखी थी। इसके अलावा यहाँ आरोग्य पानी की उपलब्धता नहीं है। तो प्रत्यावेदन मिला है चीफ सेक्रेटरी सर को। मेरी कल ही चीफ सेक्रेटरी सर से मेरी बात हुई थी, उनसे दिशा निर्देश ले लिए थे मैंने। तो चीफ सेक्रेटरी सर ने कहा कि जो जो चीज़ें होने लायक हैं इसको तत्काल 1 हफ्ते के अंदर कार्य शुरू कर दीजिए आप। खबर मसूरी से है, जहां उत्तराखंड जल संस्थान के कार्यालय को खाली करने को लेकर मसूरी व्यापार मंडल के तरफ से उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उत्तराखंड जल संस्थान को शीघ्र कार्यालय उपलब्ध कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड जल संस्थान महत्वपूर्ण कार्यालय है और पूर्व में टाउन हॉल के नवीनीकरण के चलते जल संस्थान को अपना कार्यालय किराए के स्थान पर संचालित करना पड़ रहा था, लेकिन अब 4 सितंबर को न्यायालय द्वारा जगह खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद जल संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों में कार्यालय को लेकर तर्क वितर्क की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जल संस्थान के ऑफिस को लेके ज्ञापन दिया गया था कि उनको उपयुक्त जगह देने हेतु उन्होंने ज्ञापन दिया था, तो उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी और जल संस्थान को एक उपयुक्त ऑफिस के लिए कोई जगह चयनित की जाएगी। कल आपके चैनल द्वारा ही हमें ज्ञान हुआ कि उत्तराखंड जल संस्थान का मसूरी का कार्यालय बंद किया जा रहा है और उसे जो निजी पार्टी जिसके किराएदार उत्तराखंड जल संस्थान थे वो खाली करवा रहे हैं कोर्ट के आदेश अनुसार 4 सितंबर 2023 तक। देहरादून में मानसून का असर लोगों की सेहत में भी देखने को मिल रहा है। दूर अस्पताल में बड़ी संख्या में अलग अलग रोगों से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द के साथ ही प्लेटलेट्स कम होने की वजह से मुंह से खून आने की शिकायत लेकर मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के मुताबिक मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पताल की ओपीडी 2500 से अधिक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि मौसम के बदलाव के दौरान खान-पान और रहन-सहन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और बुखार से बचने के लिए मच्छरों से बचें, साथ ही घर के आसपास साफ सफाई रखें जिससे डेंगू से बचा जा सके। देखिए, बरसात के साथ साथ इस तरह के वायरल फीवर की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो हमारी जो डेली ओपीडी है वो 2500 के आसपास तक जा रही है, जिसमें बहुत सारे मरीज बुखार, खांसी, जुकाम, बदन दर्द और कुछ में मुँह से खून आना या खून के जो प्लेटलेट कम होना, इस तरह की शिकायतों के साथ आ रहे हैं। तो खान-पान पर ध्यान देने की जरूरत है। सेहत पर मानसून का असर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद आपको सभी को ये मालूम है कि अधिकतर बीमारियां फैलती हैं और बीमारियां फैलने के बाद लोगों में काफी ज्यादा
दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि काफी मरीज हुए हैं, जिनके बाद अस्पतालों में भर्ती कराने के बाद ओपीडी जो है पूरी फुल हो चुकी है। तो सर्दी बुखार से पीड़ित हो रहे हैं लोग, प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है और ऐसे में लोगों को अपना ध्यान रखने की भी काफी ज्यादा जरूरत है। तो खान पान पर ध्यान देने की जरूरत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब बारिश होती है, बारिश के बाद जिस तरीके के हालात बनते हैं, अधिकतर बीमारियां पैदा हो जाती हैं, नई नई प्रकार की बीमारियां सामने आती हैं और सर्दी बुखार जैसे नॉर्मल बीमारियां अक्सर लोगों को हो जाती हैं, लेकिन भारी बारिश के बाद जिस तरीके से जलभराव की समस्या हुई, उसके बाद कई तरह की बीमारियां आई और ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। सर्दी और बुखार से लोग पीड़ित हैं, प्लेटलेट्स लोगों की कम हो रही है, खान पान पर इसलिए ध्यान देने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। हल्द्वानी के काठगोदाम में आपदा प्रभावित क्षेत्र का हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेशे ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देवल डूगा, नई बस्ती, कलसिया पुल समेत कई प्रभावित जगहों पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और उनको हर संभव मदद किए जाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि आपदा पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाए क्योंकि प्रशासन की तरफ से फौरी तौर पर सहायता की जा रही है और वो बेहद कम है। ऐसे में सहायता राशि में वृद्धि की जाए ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार गरीबों का सिर्फ मजाक उड़ा रही है। राहत राशि 5,000 रुपए की जगह 5 लाख रुपए होनी चाहिए ताकि गरीब आदमी अपना गुजर बसर कर सके। भारी भारी नुकसान हुआ और ऐसे गरीब लोग हैं, कई लोगों के घर परिवारों में शादी ब्याह थे, जिनके जेवर जवाहरात, किसी के इलाज के लिए किसी ने पैसे रखे हुए थे, वो भी सब बह गए, मकान बह गए, लोगों के मकानों में मलबा आ गया, बहुत माली नुकसान हुआ है। लेकिन ये कलयुग का राज है, अंधा राज है कि माना कैसे है कि नजूल वासी जो सबसे गरीब जनता है इस प्रदेश की, अगर उसके घर में आपदा आ जाए तो मानक नहीं है। 5,000 का चेक फिलहाल पकड़ा दिया गया प्रशासन की तरफ से। तो सुमित हरदेशे ने दौरा किया है, आपको बता दें आपदा क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया। हल्द्वानी से खबर जहां पर सहायता राशि बढ़ाने की भी मांग की गई है। तो सुमित हरदेशे ने दौरा किया है और आपदा क्षेत्रों का दौरा किया, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनका दौरा किया गया है। खबर चंपावत जनपद से है, जहां वन विभाग की टनकपुर शारदा रेंज के पेट्रोलिंग टीम के हाथ लगी बड़ी सफलता। पेट्रोलिंग टीम ने 9 लाख से ज्यादा मूल्य के लीसा उत्पाद की तस्करी कर ले जा रहे इंडियन ऑयल के टैंकर को चालक सहित पकड़ा। वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। करीब 3 बजे कटरानी गेट पे वाहन की जांच पड़ताल करें। इससे पूर्व हमें सूचना दी थी कुछ कतिपय लोग इस तरह की घटनाओं को इंडियन ऑयल के टैंकरों के माध्यम से लीसा उत्पादों का परिवहन कर रहे हैं। इसी क्रम में मैंने कल जांच पड़ताल करी। 3 बजे करके टैंकर को मैंने जांच के लिए रोका, उसमें लीसा उत्पाद भरा हुआ था जिसमें बिरोजा और कार्बिन था। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बीती रात से हो रही बारिश के चलते चंपावत के तराई क्षेत्र टनकपुर बनबसा से होकर बहने वाली शारदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। शारदा के बड़े जलस्तर को देखते हुए बैराज प्रशासन ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। साथ ही बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की जद में आने वाले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोंडा, बहराइच जैसे जनपदों के जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही बैराज पर रेड अलर्ट घोषित कर बैराज पुल से होने वाले वाहनों के आवागमन को भी रोक दिया गया है। शारदा बैराज की देखरेख के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ प्रशांत कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैराज से 1,60,000 क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया है। सुबह 7 बजे करीब 1,61,000 पानी पास हुआ। शारदा बैराज पर 1 लाख से पानी अधिक होने पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है और सारे व्हीकल का मूवमेंट जो होता है, वाहनों का आवागमन, उसे पूर्णतः बंद कर दिया जाता है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां जनता एवं जनप्रतिनिधियों की शिकायत के चलते जिलाधिकारी विनीत तोमर ने अल्मोड़ा के रानीधारा क्षेत्र में चल रहे सीवेज कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पेयजल निगम के अधिकारियों को कार्य के दौरान किसी भी आमजन के घर में मिट्टी या पानी न जाने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जो प्रस्ताव शासन को भेजा है उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। साथ ही क्षेत्र में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने पर जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए। जो हमारे सीवेज टैंक की वजह से रोड को दी है उसमें भी अभी काफ़ी दिक्कतें हैं। ये रोड की स्थिति ठीक नहीं है, तो इसमें भी पीडब्ल्यूडी ने अपना बना के एस्टीमेट भेज दिया है शासन को। एक ये ड्रेन की यहाँ आवश्यकता महसूस हुई है, तो उसके लिए सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपना एस्टीमेट बना के जल्दी प्रेषित करेंगे। हरिद्वार में एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। लगातार हो रही बारिश के चलते डाट काली मंदिर के पास शिवालिक पर्वत से एक बड़ी चट्टान भरभराकर नीचे गिर गई। पहाड़ी से आया मलबा सीधा रेलवे ट्रैक पर आ गिरा, जिससे रेल यातायात बाधित हो गया। करीब 4 घंटे तक हरिद्वार से देहरादून और योग नगरी ऋषिकेश के बीच ट्रेनों की आवाजाही बंद रही। राहत की बात यह रही कि इस दौरान किसी तरह की जानहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से रेलवे ट्रैक पर आए मलबे को हटाया गया। यहाँ पे जैसे बारिश होती है और आज 1 बजे से बारिश चालू हुई है और जैसे धीरे धीरे ऊपर से मलबा गिरा और 10:30 बजे करीब एक चट्टान थी, वो ढांग ऐसी बनी हुई थी जो कि वो बारिश की वजह से नीचे गिर गई। ये 10:30 पे आया था, मलबा रोक दिया गया है। आपको बता दें कि बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। हरिद्वार से ये खबर, जहां पर बारिश के चलते चट्टान गिरी और रेल यात्रा जो है वो बाधित हो गई। घंटों तक रेल सेवा बाधित होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। तो बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही आपको बता दें, लेकिन मलबे से काफी नुकसान होता हुआ नजर आया, क्योंकि लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल के इस्तीफा देने के बाद आज सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन ने नगर निगम के प्रशासक का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने अधिकारियों और पार्षदों के साथ बैठक कर समस्याओं पर चर्चा की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नगर निगम के पार्षदों के साथ वे बैठक करेंगे और शहर में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे पार्षदों के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण भी करेंगे और जल भराव की समस्या को लेकर स्थायी समाधान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्षदों के बीच चल रहे विवाद को भी जल्द ही सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। जो भी नगर निगम रुड़की के हमारे द्वारा कार्य किए जाएंगे उसमें हमारा सहयोग करें और बेस्ट सिटीजन्स के रूप में
अपना अपना सहयोग और प्रतिभाग नगर निगम रुड़की को दें। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम नगर निगम रुड़की को पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में एक बेहतर और उच्चतर नगर निगम की तरह हम प्रोजेक्ट कर पाएं और जो भी इश्यूज हैं उसे अच्छे से रिजॉल्व करें और डेवलपमेंटल काम पे आगे फोकस करें। आप सही कह रहे हैं, बरसात के बाद सड़कें तो खराब हुई हैं, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा निकाली जा रही है। देश के गांव-गांव से, कोने-कोने से 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। यात्रा अपने साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7,500 कलश में आई मिट्टी और पौधों को मिलाकर नेशनल वॉर मेमोरियल के पास अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत परिवहन विभाग ने टैक्सी स्टैंड, सोमेश्वर और द्वारहाट में कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।